हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस 2025 की तीनों की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं और उम्मीद है कि उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रिपरेशन भी शुरू हो चुकी होगी। चलिए चेक करते हैं आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज के साथ। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, चार मेन पोर्शंस हैं। इन चारों मेन पोर्शंस को ही हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू भी। ठीक, आज हम लोग बेसिक है, पार्ट 1 है आज, और बेसिक क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप चेक करिएगा कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं। विद एक्सप्लेनेशन हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इसमें अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन देखिएगा कि कैसी है। अच्छा, जो नेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस उनके सही होंगे। ठीक है, तो ईएमआरएस का बैच भी हमारा ऑलरेडी चल रहा है और अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है केवीएस और एनवीएस का बैच। 20 नवंबर से उसकी भी क्लासेस हैं। टाइम कम है इसलिए स्पेसिफिकली, ठीक है, ज्यादा जो मेन टारगेट है हमारा यही है कि सिलेबस कंप्लीशन करके जितने भी रिवीजन है उस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए केवीएस ये लास्ट ईयर का हमारा लास्ट जो 2022-23 में निकली हुई थी उसका रिजल्ट है। 5 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड एंड 9 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड इन एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स। सो उम्मीद है कि नेक्स्ट अपकमिंग बैचिंग्स का जो रिजल्ट है वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और या तो आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जो अभी ईएमआरएस का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 15 डिस्क्रिप्टिव है 100 मार्क्स का ही। ठीक है, और नंबर ऑफ इसमें जो ईएमआरएस का है उसमें डिस्क्रिप्टिव 20 कम है और 5 क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और मार्क्स सेम है, 4 है। तो दैट मीन्स अगर आप किसी एक चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे ईएमआरएस की, चाहे केवीएस की, चाहे आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो साइमल्टेनियस आपकी तैयारी क्या हो रही है? तीनों की हो रही है। देखो, लगभग लगभग आपका पेपर 1 का जो टीयर 1 का जो सिलेबस है वो भी सेम है, एनवीएस का भी, ईएमआरएस का भी और केवीएस का भी। तो लो, केवीएस एनवीएस का ये वाला फॉर्मेट है। 60 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ 10 रहेंगे। ठीक है ये भी 100 मार्क्स का। चलिए, टीयर 1 क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। So question 1 is about statements. So the act is selling the same article produced under single control at the different prices. एक ही प्रोडक्ट को बार बार हम डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक बात याद रखिएगा, देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके अंदर लाई करता है। तो ये कह रहा है कि हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, याद रखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी हैं और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड भी हैं। चलिए, तो ये जो डेफिनेशंस है दैट इज मिसेस जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशन है। एंड इस बात को याद रखिएगा, आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 25, ठीक है, सही होते हैं, वो आप, ठीक है, नोट करिएगा। चलिए सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, चलिए उनकी बुक थी द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, 1933 में पब्लिश हुई। ठीक है, उसमें उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक, डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द टर्म्स बजट कंस्ट्रेंट सिग्निफाइज। अब याद रखिएगा 11th-12th लेवल पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो कवर होंगे ही होंगे। ठीक है, अब जितने भी आगे हम लोग एक और पार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बजट स्ट्रेंट्स कहने का क्या मतलब है? ऑप्शंस हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी है। बजट बाधा, ठीक है, क्या है ये बजट बाधा? चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स का मतलब यही है, जब हम बजट लाइन डिस्कस करते हैं, दैट इज प्राइस लाइन भी बोलते हैं हम इसको, तो हमारे पास एक बजट रहता है। सपोज करो हमारे पास एक इनकम है 100, तो यही 100 रुपीज है। अब इससे हमें 2 प्रोडक्ट खरीदने हैं। ठीक है, एक्स प्रोडक्ट भी खरीदना है और वाई भी खरीदना है। ठीक, तो कुछ अमाउंट में हम एक्स खरीदेंगे, कुछ वाई खरीदेंगे, बट इनका जोड़ जो है, इनका समेशन कितना होना चाहिए? इनकम के बराबर। तो यही जो लाइन है इसको हम बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं, दैट इज बजट बाधा। ठीक है, एंड जो इसके अंदर का एरिया है, वो अटेनेबल एरिया है, उसको आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और जो बाहर का एरिया है ये अनअटेनेबल है। ठीक है, ये आपका खर्चा या फिर आपका जो इनकम से बियॉन्ड है। ठीक, चलिए, तो इसीलिए जो द कंज्यूमर्स फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस ऑफ अ गुड इज, दैट इज बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, 2 गुड्स हैं, उनका प्राइस फिक्स है, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which curve shows various combinations of two goods that provides equal satisfaction to consumer? हाँ जी, इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ये भी पीवाईक्यू है। ठीक, वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस हम लोग करते हैं ना इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलिए, ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये भी।
बट इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है और स्टेटमेंट बेस्ड है। द थ्योरी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिपिक्टेड बाय, ठीक है, एक कमेंट करिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज डिमांड, या फिर लॉ ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट गिवन बाय, लॉ ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट गिवन बाय। एक बात याद रखिएगा, ये बात कर रहा हूं मैं इनिशियली गिवन बाय, ठीक है, एक बात रखिएगा, दैट वाज इनिशियली गिवन बाय हुम, ये कमेंट करिएगा, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। वैसे ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी डिस्कस किया, ठीक है, किसने किया, राइट आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इसका ये भी करेक्ट आंसर है, दैट इज मिसेस जॉन रॉबिन्सन, दैट इज 1, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, दैट इज फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एनालिसिस द इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक बात याद रखिएगा, रिलेटेड गुड्स में हमारे पास 2 गुड्स होते हैं। चलिए आप तब तक आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। डिमांड कर्व इसमें क्या हो रही है, D1 टू D2 जा रही है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो किस किस केसेस में हो सकता है ये, ठीक, तो 2 केसेस में हो सकता है, 2 में नहीं हो सकता। तो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, आपका आंसर्स जो है वो आप फाइंड आउट करिए। फिलहाल हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो रिलेटेड गुड्स में 2 चीजें होती है रिलेटेड गुड्स, एक तो होता है सब्सटीट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कई बार, टी एंड कॉफी, आगे भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं डिमांड, जैसे हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं पेन और इंक का, ये दोनों एक साथ यूज होंगे। टी एंड कॉफी एक दूसरे के बदले यूज होंगे, ठीक। तो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जब भी हम इसका प्राइस इफेक्ट करेंगे ना, क्रॉस इफेक्ट, तो ये बात याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा वही बन जाएगा, ठीक है। सपोज करो सब्सटीट्यूट गुड्स टी है, ठीक है, तो टी का प्राइस बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोग टी को क्यों खरीदेंगे, ठीक है, लोग कॉफी खरीदेंगे, बिकॉज टी एंड कॉफी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, तो लोग डिमांड कम करेंगे, दैट इज टी की, लोग किसको ज्यादा खरीदेंगे, कॉफी को खरीदेंगे ज्यादा, ठीक। तो ये कैसा रिलेशन है, दैट इज प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड इंक्रीज, एक गुड्स का प्राइस इंक्रीज हुआ, दूसरे गुड्स का डिमांड इंक्रीज हुआ, सो देयर इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये बात ये देख लेना, यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कहने मतलब पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में यूज हो रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव। तो जहां भी ये इंक्रीज हो रही है डिमांड, ठीक है, तो दैट मीन्स पहला क्वेश्चन हमारा, पहला ऑप्शन हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए, जैसे ही इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वैसे डिमांड भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो 1 इज करेक्ट। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये गलत हो गया, ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होता, ठीक है, टी का, तो लोग इसको खरीदेंगे, दैट इज टी को खरीदेंगे, देन टी को तो खरीदेंगे, बट कॉफी को क्या करेंगे, वो कॉफी की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी देखो रिलेशन कैसा है, प्राइस कम हुआ टी का और डिमांड कम होगी कॉफी की, देन अगेन पॉजिटिव, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, थर्ड। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देखो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, दैट इज पेन और इंक। अब सपोज करो कि पेन का प्राइस, दैट मीन्स पेन का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पेन का प्राइस बढ़ने से लोग डिमांड कम कर देंगे पेन की, एट द सेम टाइम डिमांड क्या होगी, सेम टाइम डिमांड इंक की भी कम हो जाएगी, ठीक। सो दैट मीन्स लोगों ने क्या किया, पेन की डिमांड कम की, वह इंक की डिमांड कम होगी, तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज देयर, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, हाँ जी, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, सो दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देयर इज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, है ना, तो मतलब डिमांड बढ़ा है प्राइस कम होने के कारण, तो प्राइस कम होगा तभी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, दैट इज प्राइस कम, कहां पे लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्राइस, ये गलत हो गया, डिक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ये सही होगा, ठीक। तो 1 एंड 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा फिर से, जैसे पेन का प्राइस कम होगा, ठीक है, पेन का प्राइस कम होगा तो लोग पेन ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, ज्यादा पेन खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट इंक क्या होगी, इंक की डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी, क्रॉस नेगेटिव हो गई, ठीक है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। चलिए, तो ये है क्रॉस इफेक्ट, ठीक है, तो 1 एंड जिसका भी थर्ड है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगेन एनालिसिस द इमेज, अब ये आपके ऊपर है, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अगर आप पीछे केस स्टडी समझ गए हो तो इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज, दैट मीन्स शिफ्ट बैकवर्ड हो रही है,
शिफ्ट बैकवर्ड, ऑन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, गुड्स का अपना प्राइस कांस्टेंट है, अब ये डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है बैकवर्ड। चलिए ये आंसर आपको देना है, ये बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक, ये कमेंट कर देना आंसर, इसका आंसर क्या बनेगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। चलिए आंसर भी देख लिया होगा आपने, है ना, कोई नहीं, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। एनालिसिस द इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, अबाउट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। हाँ जी, इस डायग्राम में पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहाँ पे आ जाएगा फिर। ठीक, थोड़ा देखिएगा कि पॉइंट ऑफ सैटिएटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन क्या कहीं पे आता है। ठीक, ए बी सी डी ये ऑप्शंस यहाँ से दिए गए हैं पॉइंट्स। ठीक है, ए बी सी डी ये पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की तरफ चलते हैं हम। दैट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज व्हेन mu is इक्वल टू 0। ठीक, जहां पे आपका tu क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एक बात याद रखिएगा, चार कॉन्सेप्ट ना आपके बिल्कुल रिलेटेड रहेंगे। देखिए जैसे tu mu, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे आप, उसके बाद हम करेंगे टीपी, एमपी और एपी। ठीक है, थोड़ा और आगे जाओगे वहां हम करेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। थोड़ा और आगे जाओगे फिर हमें एक चीज और मिलेगी, वो है एवरेज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ये चारों ही कॉन्सेप्ट के फॉर्मूला सेम सेम है, सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है। बस अगर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, बाकी भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट एक ही साथ रख के करना बहुत ही ईजी है ये, और मार्क्स यहाँ से फुल आते हैं। ठीक है, कभी भी कोई मार्क्स गलत होने के चांसेस कम है। चलिए एक और क्वेश्चन है, दैट इज ये वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा, फॉर्मूलाज वाले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन से, देखिए इक्यू का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो जहां पे लेस देन मोर देन है, इनको तो हमें क्या करना है, हटा देना है पहले ही, ये तो है ही नहीं इक्विलिब्रियम। अब देखो दूसरा, हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है साफ साफ हमें दिख रहा है, ये पी बाई क्यू है। ठीक है, केवीएस का ही, एम यू एक्स एम यू ऑफ वाई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, जहां हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन करते हैं, दैट इज वन कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस। और यहाँ देखो ये भी हो सकता था, बट इसमें मिस्टेक देखो क्या है, एम यू एक्स वाई एक साथ कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये मिस्टेक कर दी। ठीक, बाकी चलिए, और इसमें दूसरी बात, थोड़ा यहाँ भी प्राइस रेशियो भी चेंज है। ठीक, तो ओवरऑल हमें आंसर मिल गया सी, दैट इज थर्ड। चलिए एक और क्वेश्चन डायग्रामेटिक बेस्ड। इन डायग्राम में से आपको आइडेंटिफाई करना है, शोज इंडिफरेंस मैप। कौन सा डायग्राम इंडिफरेंस मैप को शो करता है। ठीक है, एबीसीडी तीन 4 डायग्राम्स आर देयर। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, सो दैट इज जो प्रॉपर्टी है ना, हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सो दैट इज, इसको मोनोटोनिक कंजप्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही कंजप्शन बढ़ रहा होता है एक ही गुड्स का। ठीक है, और दूसरे का गुड्स का, ये कह सकते हैं हम लोग गुड्स बाई कांस्टेंट, इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी बोलते हैं, मतलब निरस एक ही गुड्स का प्रोड्यूस आप लोग कंज्यूम कर रहे हो बार बार। सो दैट इज इंडिफरेंस मैप, पॉइंट डी इज, दैट इज डायग्राम डी इज राइट। चलिए एक और फॉर्मूला आ गया है, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। हाँ जी, क्या होना चाहिए, क्रॉस प्राइस इफेक्ट या क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, इसको याद रखने के लिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद रखना है। देखो इलास्टिसिटी डिमांड क्या कहता है, सिर्फ जो इसका फाइनल इक्वेशन है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। ठीक है, ये बस यहीं से ही आया है क्रॉस इलास्टिसिटी भी। ठीक, अब क्रॉस इलास्टिसिटी भी क्या होता है, एक इसमें हमें क्या करना है, एक गुड्स और एक गुड्स का प्राइस, एक गुड्स की क्वांटिटी। ठीक, तो क्वांटिटी एक गुड्स की एक्स और एक गुड्स का प्राइस। ठीक है, और एक गुड्स का दैट इज क्वांटिटी, और एक दैट इज एक गुड्स का प्राइस और एक गुड्स की क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, इसमें बस एक्स वाई ये ऐड कर देते, आंसर आपका निकल जाता। अब देखो इसमें से एलिमिनेशन मेथड भी यूज करोगे तब भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो एक गुड्स का प्राइस है, एक गुड्स का क्वांटिटी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो गुड्स हैं, एक्स गुड्स है और वाई गुड्स है, तो दो क्वांटिटी होंगी और दो दैट इज प्राइस होंगे, क्योंकि दो गुड्स हैं हमारे पास, दो एक्स दो वाई। तो जहां पे दो से ज्यादा एक्स हो, देखो जिसमें इसमें 1 2 3 तीन एक्स है, तो तीन एक्स वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ भी 1 2 3 3 एक्स है, बल्कि हमें क्रॉस प्राइस इफेक्ट ये शो करता है एक गुड्स का प्राइस दूसरे गुड्स की डिमांड। ठीक, अभी हमने किया ना क्रॉस प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट गुड्स रिलेटेड गुड्स में ही होता है ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो पॉजिटिव रिलेशन,
दैट इज पॉजिटिव, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वहां नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्रॉस इफेक्ट। चलिए, तो यहाँ ये वाली जो इक्वेशन देखिए, सो दैट इज सेकंड वन में हमें क्लियर शो हो जाएगा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, एंड प्राइस ऑफ वाई एंड अपॉन दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक, जो हमारी इक्वेशन थी ना, इसी में से कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्रॉस प्राइस। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट बजट लाइन इक्वेशंस। अब देखो, बजट लाइन इक्वेशन से नेक्स्ट ईयर भी आने ही आपको, दैट मींस नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चंस आने ही हैं आपको। इसमें देखो बजट लाइन कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, और आपको बस ये समझना है कि बजट लाइन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है बजट लाइन की, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी, एंड प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी। ठीक है, जिसको हमने एक्स और वाई कमोडिटी माना हुआ है, इट शुड बी इक्वल टू एम, मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो ये इक्वेशन सही है। अभी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल सेट हम करते हैं। एग्जांपल के लिए, दैट इज सपोज इनकम आपके पास है 100 रुपीज। ठीक है, और एक्स गुड्स का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, और वाई गुड्स का जो प्राइस है 20 रुपीज। ठीक, तो कुछ आप कमोडिटी एक्स खरीदोगे, कुछ आप कमोडिटी वाई खरीदोगे। ठीक, यहाँ आपका टोटल आएगा मनी इनकम। मनी इनकम क्या होगा, दैट इज जितनी भी इनकम आपको गिवन है, दैट इज 100 रुपीज। ठीक, वो कितना होना चाहिए आपका 100 रुपीज। चलिए, सपोज करो कि आप कुछ एक्स क्वांटिटी कुछ भी नहीं खरीदते। ठीक है, तो आपका 100 रुपए किसमें खर्च होगा, वाई क्वांटिटी में। तो वाई कितना मैक्सिमम खरीद सकते हो आप, 5 क्वांटिटी, क्योंकि 20 रुपीज का एक है, तो आप मैक्सिमम 5 क्वांटिटी खरीद सकते हो। ठीक है, तो आपने 0 रुपीज एक्स पे और 20 रुपीज दैट इज 100 रुपीज खर्च कर दिया वाई गुड्स पे। ठीक, तो यहाँ पे खर्चा कितना आया आपका फाइनल 100। नेक्स्ट, अगर आप कुछ इंक्रीज करते हो एक्स का कंजप्शन, अब आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई का, वाई कमोडिटी को। तो अगर 4 यहाँ परचेज करते हो तो 40 रुपीज खर्च कर लिया यहाँ पे, एंड रिमेनिंग आपके पास 60 रुपीज बचा। कितनी क्वांटिटी खरीद पाओगे 3। ठीक है, तो ये हो गया अगेन 100। एंड सपोज करो कि आपके पास जो रुपीज थे, आपने सब के सब एक्स क्वांटिटी खरीद ली। तो सपोज करो आपने 10 क्वांटिटी खरीद ली एक्स की, तो 100 रुपीज यहाँ खर्च हो गया, तो बचा क्या आपके पास, कुछ भी नहीं। ठीक, तो अगेन ये कितना होना चाहिए, मनी इनकम के बराबर। दो गुड्स पे जो खर्चा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एम, दैट मीन्स मनी इनकम के बराबर। ठीक है, पहली क्वेश्चन बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई पी वाई बाई एक्स। क्या ये सही है? ठीक है, इसके लिए हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, प्राइस लाइन। सो प्राइस लाइन जब हम चेक करते हैं, दैट इज बजट लाइन भी बोलते हैं इसको, यहाँ आपका इक्विलिब्रियम बनता है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम लोग एम आर एस एक्स वाई भी बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसमें देखो क्या होता है, यहाँ एम आर एस दैट इज इंडिफरेंस कर्व को ही एम आर एस एक्स वाई भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू प्राइस रेशो। ठीक है, प्राइस रेशो दैट इज माइनस पी एक्स बाई दैट इज पी वाई। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखना, कई बार पी वाई बाई पी एक्स भी गिवन होगा, वहां नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ एम लगा हुआ है, तो ये ऊपर से ही दिख रहा है कि आपको ये एम का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन होगी गलत। ठीक, नेक्स्ट ये वाली इक्वेशन सही है थर्ड। फिर फोर्थ इक्वेशन ये वाली देखो, क्या ये सही है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए भी देखो वाई, वाई हमारे पास कितना है, मनी इनकम, तो वाई इज इक्वल टू, वाई हमारे पास 100 है, एम दैट इज आपका मनी, y commodity that is y is your commodity and equal to m is your money income। ठीक है, मनी इनकम कितना है 100। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ y कितना है, प्राइस ऑफ y है 20। ठीक है, नेक्स्ट करना है माइनस प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ x कितना है, तो इक्वेशन को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं जस्ट, प्राइस ऑफ 10 रुपीज, प्राइस ऑफ y कितना है, प्राइस ऑफ y है 20, मल्टीप्लाई बाय x, x क्वांटिटी से इसको दैट इज मल्टीप्लाई कर देना है, और x याद रखिएगा कि हम लोग एक गिवन लेवल ऑफ, अगर हम लोग एक गिवन लेवल ऑफ, ठीक है, आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये y के बराबर होना चाहिए, y इज इक्वल टू दैट। चलिए हम लोग एक बार इसको सॉल्व करते हैं कि ये y, सपोज करो हम लोग y क्वांटिटी दैट इज, इसको हम लोग ये सेकंड लेवल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। चलिए 100 बाई 20 ये हो गया, दैट इज 5, माइनस 10 बाई 20 दैट इज 0.5, और x क्वांटिटी कितनी ले रहा है इस लेवल पे, 4। ठीक है, तो 4 हो गया, तो दैट मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई बाई दैट इज 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया हमारे पास दैट इज 2।
तो ये हो गया 5 माइनस 2 3। तो यहाँ पे y का लेवल कितना है 3, ठीक है, y का लेवल कितना है 3। सो ये भी इक्वेशन सही है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे गलत सिर्फ एक ही है, वो है सेकंड। ठीक है, आई होप कि इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो इस टाइप से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ये आप आंसर खुद दीजिए एक बार। ठीक, टीएफसी, एवीसी और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है वो ढूंढना है। देखो टीएफसी इसमें दिया हुआ है, टीएफसी इज इक्वल टू एएफसी बाई क्वांटिटी। तो हम सिंपल आपको एएफसी का फॉर्मूला पता है, एएफसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, तो ये भी सही है। इसको हमने क्या किया, रीअरेंज किया, ये भी सही है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। जब भी हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट इज रॉन्ग। मार्जिनल कॉस्ट में क्या आना चाहिए, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू। ठीक है, और कई बार हमें ये भी दिया रहता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन टाइम, तो हम लोग का फॉर्मूला दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एन टाइम माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये दो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की फॉर्मूला है, बट यहाँ पे ये गिवन जो है ये मार्जिनल कॉस्ट तो नहीं, इसको हम एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं, टीसी बाई क्यू। ठीक, तो ये गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन 13 देखो, इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, बेसिक क्वेश्चन है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, बट बार बार पूछ लेता है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। चलिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक कंडीशन है जहां पे जितने भी इसका बीच का एरिया है ना, ये हर लेवल एरिया पे वैल्यू इक्वल ही आती है। ठीक, तो यहाँ भी हम लोग इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 में इसको यूज करते हैं, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। याद रखिएगा मार्शल का जो कार्डिनल यूटिलिटी था और हिक्स ने जो दिया वो ऑर्डिनल था। ऑर्डिनल होता है विच वी कैन नॉट काउंट। ठीक है, हम लोग जज कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, जज कर सकते हैं, हम लोग ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, हायर लोअर, एंड हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बट कार्डिनल क्या है, वी कैन नॉट काउंट इन यूटिल्स। चलिए, तो ये मार्शल का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनल वाला हिक्सियन कॉन्सेप्ट है। चलिए क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। अगर कोई क्वेश्चन आए ना ऐसा, तो फटाफट से क्या करना है आपको, फटाफट से एक बार करना कमोडिटी, यहाँ करना आपको टीयू और इधर करना है एमयू। बस एमयू क्या होता है, एमयू याद रखना, एमयू इज फॉलोइंग। बस आपको एक चीज याद रखना, आपने डिमिनिश फॉर्म में बना देना। सपोज करो 8 5 3 0 -3, ठीक है, ये आपने कर दिया। आपने कहीं भी कुछ ज्यादा लॉजिक यूज नहीं करना, बस आपको ये देखना है दैट इज एमयू डिमिनिश होता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव चला जाता है। डिमिनिश हो रहा है 8 5 3, जीरो हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। बस हमें फिर टीयू टीयू तो मिल ही जाएगा, टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू। याद रखना फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है। चलिए, तो टीयू कैसे निकलेगा, दैट इज 8, इस एमयू का समेशन करते रहो, 8 + 5 13, 13 + 3 दैट इज 16, 16 + 0 16, 16 - 3 सो दैट इज 13। ठीक, तो ये हमारा निकल गया टीयू। ठीक, यहाँ आप कमोडिटी 1 2 3 4 5 ऐड कर सकते हो। चलिए, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्वांटिटी इनटेक कर रहे हैं ज्यादा, 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी 3, तो टीयू बढ़ रहा है। ठीक है, बट एमयू क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। ठीक, लगातार जीरो भी हो जाता है, फिर माइनस में भी चला जाता है, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ जी, एमयू क्या नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम एमयू टीयू करते हैं तो जहां पे टीयू मैक्सिमम हो जाता है, टीयू मैक्सिमम जहां होगा वहां पे एमयू जीरो होगा, जहां टीयू फॉल करेगा वहां एमयू नेगेटिव चला जाएगा। सेम केस टीपी का भी है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 15 पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, चाहे हिंदी में है आपका और इंग्लिश में है, दोनों में समझ सकते हैं। इन शॉर्ट रन एज लॉन्ग एज एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस। शॉर्ट रन जितना भी 11 12 की स्टडी है ना, वो पार्शियल इक्विलिब्रियम की है, शॉर्ट रन एनालिसिस ही है। जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं वहां हम लोग, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में, वहां हम लोग लॉन्ग रन भी करते हैं। तो शॉर्ट रन में देखो, एज लॉन्ग एज एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट।
ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे? अब इसको हम लोग निकालेंगे डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम आपको याद होगा, ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां आउटपुट इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग एक साथ होता है, ठीक। उसके बाद स्टेज 1 यहाँ खत्म हो जाती है जहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं हमें, जहां टीपी मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट हो जाता है टीपी, वहां इस लेवल पे देखो क्या होता है, दैट मीन्स इस लेवल पे सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है, फिर थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? पहले इनिशियल इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिमिनिश, देन जीरो एंड देन नेगेटिव, ठीक है, एमयू। तो यहाँ पे सेम केस एवरेज प्रोडक्ट के साथ भी होता है। एवरेज प्रोडक्ट शुरू में बढ़ता है, फिर इसके बाद डाउनफॉल होना शुरू होता है, ठीक। अब देखिए जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहाँ पे एमपी मैक्सिमम रहता है, ठीक। और अलग अलग बुक में अलग अलग दिखाया होगा, बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये एमपी मैक्सिमम हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे ये कह रहा है शॉर्टर एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जैसे जैसे एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज। मार्जिनल प्रोडक्ट देखो ऊपर है और एवरेज प्रोडक्ट नीचे है, तो यहाँ पे एम यू एम पी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट नीचे है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर है, तो बिल्कुल सही है। अब देखो एक टाइम ऐसा आता है जब एपी ज्यादा हो जाएगा एमपी कम हो जाएगा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज एमपी इज जीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ जी, एमपी जीरो हो जाता है एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे आउटपुट आपका इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग एक साथ होता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। अब देखो एमपी मैक्सिमम हो रहा है ना कि जीरो, जीरो तो तब होगा जब टीपी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, वहां जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ओनली ए इज करेक्ट, इसमें भी यही है। चलिए, डायग्राम वही है जो यहाँ शो हो रहा है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी, बेसिक लैंग्वेज में कॉस्ट को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोलते हैं, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम बोलते हैं बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए राइट आंसर की तरफ हम चलते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड। तो जो भी सैक्रिफाइस है प्रोड्यूसर का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। अब एक बात याद रखिएगा, ये कंज्यूमर के सेंस में भी यूज होता है। अब सपोज करो कि आपके पास 1000 रुपीज थे और 1000 रुपीज से आप बाजार में गए, आपको क्या चाहिए था? एक शर्ट और एक चाहिए थी पैंट, ठीक। अब आपके पास 1000 रुपीज था, 1000 रुपीज का कोई एक ही चीज ले सकते थे आप, या शर्ट या फिर आप पैंट ले सकते थे, ठीक। पर आपने क्या किया? शर्ट ले ली, ठीक है, 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये सेक्रीफाइस कर दिया आपने, आपने पैंट को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 17 का देखो, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट विल रिजल्ट इनटू, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, याद रखिएगा दो चीजें, प्राइस कांस्टेंट कब रहेगा और प्राइस कांस्टेंट कब नहीं रहेगा। अब अदर थिंग्स अगर मूव कर रही हैं तो प्राइस क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो दो चीज याद रखिएगा, शिफ्ट इन डिमांड एंड मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट अलॉन्ग विद डिमांड कर, ये दोनों याद रखिएगा। शिफ्ट कब होता है? जब व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, अदर थिंग्स के कारण आपकी डिमांड कब चेंज हो रही है, ठीक है। अदर थिंग्स इनकम हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। चलिए, तो ये भी क्या है? अदर थिंग्स का ही है। कंज्यूमर इनकम इंक्रीज हुई है, तो जाहिर सी बात है डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। एक्सटेंशन भी नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो एक्सटेंशन तब होगा जब अपने प्राइस में फॉल होने के कारण डिमांड बढ़ी हो, ठीक। तो अगर प्राइस कांस्टेंट है, किसी अदर थिंग्स के कारण हमारी डिमांड बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस हमारा 10 रुपीज है, पहले सपोज करो हम 10 क्वांटिटी इनटेक कर रहे थे, सो दैट इज 10 क्वांटिटी इनटेक कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ? हमारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से हमारी डिमांड भी बढ़ गई, दैट इज D1। अब हम लोग ज्यादा परचेज कर पा रहे हैं, दैट इज 20 अमाउंट, ठीक है, ए टू बी हम लोग शिफ्ट कर गए हैं। सो किसके कारण इंक्रीज हुआ है ये? ठीक, शिफ्ट फॉरवर्ड, तो नो चेंज भी हट गया, शिफ्ट इन डिमांड का टू द लेफ्ट तो रहेगा ही नहीं, एक्सटेंशन है नहीं, तो ये है इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, डिमांड और सप्लाई इक्वेशंस दी गई हैं, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस,
ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? तो आपको याद रखना है क्वांटिटी दैट इज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यही कंडीशन हम करते हैं ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, ठीक। तो इसमें आप याद रखिएगा डिमांड ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, देखो इजी क्वेश्चन ही है, 1200 माइनस पी दिया हुआ है, अब इसको इक्वलाइज करना है। दैट इज क्वांटिटी सप्लाई दी हुई है 900, दैट इज 900 प्लस 2p, ठीक। अब इसको देखिए हम लोग चाहे राइट हैंड लेके जाओ लेफ्ट हैंड लेके जाओ, ठीक है, बात एक ही है। चलिए, तो इस साइड 1200 माइनस 900 और इधर हो गया दैट इज 2p, और ये माइनस का है तो ये रहेगा प्लस में ही, सो दैट मीन्स p। नेक्स्ट ये हो गया 900 इज इक्वल टू 2p प्लस p, तो ये हो गया हमारे पास 3p, और अगर हम लोग p इधर लेके गए तो ये हो गया हमारे पास दैट इज सॉरी 1200 माइनस 900, तो हमारे पास कितना बचा? 300 बचा, ठीक है, 900 नहीं 300। चलिए, तो ये हो गया 300 और डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास प्राइस कितना हुआ? फिर प्राइस हुआ हमारा 100, ठीक है। आई होप कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए बहुत इजी है, एक बार इक्वल कर लेना। इक्वेशन इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, व्हेन टू थिंग्स आर इक्वल, ठीक। प्राइस कितना रहेगा? 100 रुपीज। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार आ जाते हैं। रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट व्हेन, ठीक है। आप आंसर्स पढ़िए, खैर दोनों इंग्लिश में ही हो गए ये क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, ठीक। ये क्या कह रहे हैं? रिटर्न टू स्केल। याद रखिएगा जो हम लोग शॉर्ट टर्म में पढ़ते हैं वो रिटर्न टू फैक्टर्स होते हैं, रिटर्न टू फैक्टर्स होते हैं। उसमें जो फैक्टर रेशियो है वो चेंज होते हैं, मतलब क्योंकि हमारे पास कैपिटल कांस्टेंट रहता है और जो लेबर है वो आपका बढ़ता रहता है, ठीक। तो यहाँ पे लेबर कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए ना जो ये रेशो रेशो हमारा चेंज होता रहता है, ये वाला, ठीक। रेशो चेंज का मतलब है कि सपोज करो आप 10 लेबर यूज कर रहे हो, 5 और 10 कैपिटल और 5 लेबर कर रहे हो, तो यहाँ हर लेवल पे देखो 10/5, फिर उसके बाद 10/10, ठीक। अब ये उसके बाद 10/15, ये रेशो ना चेंज होता रहेगा। लेकिन जब रिटर्न टू स्केल होता है, जब वो लॉन्ग रन में होता है, लॉन्ग रन में हमारे पास इनफ टाइम है, लेबर भी चेंज होता है, कैपिटल भी होता है, तो ये रेशो सेम सेम रहता है, ठीक है। तो ये रेशो क्या रहता है? सेम सेम। जिस अमाउंट से कैपिटल बढ़ रहा है उसी रेशो से लेबर भी बढ़ रहा है, ठीक। तो जो रेशो की वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, तो इसलिए ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन अ सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रिटर्न टू स्केल था इसलिए ऑप्शन 1 होगा। अगर रिटर्न टू फैक्टर होता, ठीक, रिटर्न टू फैक्टर होता तो ये ऑप्शन बदल जाता, ठीक है, ये फिक्स्ड कांस्टेंट रहता, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता, और जो रेशो है इनका भी रेशो भी चेंज होता। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म टुवर्ड लेफ्ट? हाँ जी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक सप्लायर की सप्लाई को, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकती है, ठीक। तो ये डिमांड है हमारा, ये सप्लाई है। अब सप्लाई किसके कारण कम हो सकती है? दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, दैट मीन्स कम, ठीक। नंबर 1, ऑप्शन अच्छे से समझना, बस आंसर तो अपने आप ही आएगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, हाँ ये हो सकता है, इनपुट प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा? कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम हो जाता है, ठीक। तो ये हो सकता है। इम्पोजिशन ऑफ यूनिट टैक्स, टैक्स जीएसटी जितने भी इंक्रीज होंगे तो इंसेंटिव कम मिलेगा प्रोड्यूस करने के लिए, तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, सो सी ऑल्सो करेक्ट, बी एंड सी इज करेक्ट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए, आई होप कि अभी तक आंसर्स बिल्कुल सही हो रहे होंगे आपके, कोई इशू नहीं है, नहीं तो जब क्या होगा, ज्यादा हमें सीखने को कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग से। द डिमांड फॉर लग्जरी कार इज हाईली इलास्टिक, क्या सही है? लग्जरी कार्स, जो लग्जरी आइटम्स है उनकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है, कह रही है। और आपने देखा होगा दैट इज परसेंटेज चेंज इन, हम लोग करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब हम लोग प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है, प्राइस में 10% का चेंज आया और 20% का चेंज आ गया डिमांड में, तो ये मोर इलास्टिक होगी। दूसरी बात, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट बहुत ज्यादा है, सब्सटीट्यूट बहुत ही ज्यादा है, तो उस केस में भी इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाती है। दूसरा ऑप्शन, रीजन देखो, इसका रीजन क्या है? लग्जरी कार्स आर नॉन एसेंशियल, ठीक है, नॉन एसेंशियल है, एंड हैव सेवरल सब्सटीट्यूट्स विद इन द प्रीमियम सेगमेंट। कह रहा है इसके सेवरल सब्सटीट्यूट होते हैं, इस वजह से इसकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक रहती है। क्या रीजन भी सही है? देखो सब्सटीट्यूट
अवेलेबिलिटी होने के कारण डिमांड इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, हाईली इलास्टिक। चलिए, तो बिल्कुल रीजन भी सही आ रहा है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट रीजन है, ठीक है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। याद रखिएगा, अगर वो रीजन बिल्कुल वेरीफाई है या रिलेटेड है, ठीक है, तो आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हाँ जी, कौन से ट्रू है? चलिए आइए देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आप बाकी ऑप्शंस भी देख लीजिएगा एक बार। इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप राइट टू लेफ्ट। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। प्रॉपर्टीज दी हुई है। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है, ठीक है, ये भी सही है। लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट नहीं होता, ठीक है, बी हट गया। एंड ऑलवेज कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्वेक्स ड्यू टू, किसके कारण होता है कॉन्वेक्स? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण। चलिए नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है। दो इंटरसेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, IC1 IC2। चलिए, तो ए सी डी हमारे पास करेक्ट हो गए, ACD, ठीक। अब आप कहोगे कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते भाई? इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, अभी हमने एक कंडीशन पढ़ते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जितना हाई सी ऊपर होगा, हायर सेटिस्फेक्शन उतना हाई होगा। लेकिन अगर ये इंटरसेक्ट कर देंगे फिर क्या होगा? फिर एक ही इंडिफरेंस कर्व, देखो ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे है, और यहाँ आके वो हायर सेटिस्फेक्शन दे रही है, और ये वाली पहले हायर दे रही थी, अब लोअर सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते ये। नेक्स्ट, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन को समझने के लिए ये एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े लॉजिक बस यूज करने हैं आपको, ठीक है। इसमें भी लॉजिक यूज करना है। जब हम लोग एक साइड प्राइस डिस्कस करते हैं और एक साइड टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्चा है, ठीक है, बस ये वाला डायग्राम बना लेना है आपको, ठीक। तो ये आपको ये पता लगेगा, देखो ये पहले ये पोर्शन कर लो, सबसे इजी रहता है। प्राइस आपका P से P1 हो गया, ठीक है, क्वांटिटी आपका जो एक्सपेंडिचर है आपका उतना ही उतना रहा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक। आपका प्राइस कम हो या प्राइस बढ़े, एक्सपेंडिचर अगर उतना ही उतना रहे, तो ये है इक्वल इलास्टिक। सेकंड पोर्शन, ये वाला पोर्शन है मोर इलास्टिक। अब इसका मतलब क्या है? देखो प्राइस P2 हो गया, ठीक है, प्राइस P से P1 से P2 हो गया, तो P2 होने से क्या हुआ? डिमांड, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है, Q से Q1 हो गया। एंड जब यहाँ पे प्राइस कम होगा, ठीक है, P2 से P होगा, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या है? इनवर्स रिलेशन है, एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव, दैट इज इनवर्स रिलेशन है प्राइस और इसका, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। इसमें क्या होता है ये देखो, जैसे ही P3 से प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा और वैसे ही क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो जैसे ही प्राइस कम होगा, ठीक है, प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। टोटल एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो एक बार ये देख लीजिएगा, जहां जहां भी ये दैट इज अपवर्ड रहेगी वो पॉजिटिव रिलेशन है, ये पॉजिटिव रिलेशन है, और ये आपका नेगेटिव लाइन है, दैट मीन्स डाउनवर्ड्स, तो वहां नेगेटिव, ठीक है। तो जहां पे भी मोर इलास्टिक है वो इनवर्स रहेगा प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा था, तो डेफिनेटली इलास्टिसिटी वहां पे इंक्रीज, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अपोजिट रिलेशन बनेगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज इन प्राइस। हाँ जी, तो एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, तो क्या रेशियो है ये? तो कौन सा बनेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस में है? जहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी। अब इसमें से कोई क्वेश्चन भी आ जाए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बस ये वाला जो इसका एक सीक्वेंस है ये याद रखना। चलिए एक क्वेश्चन और, ये भी इजी है। व्हेन MP is 0 then what happened to the TP? ये तो आप बिना डायग्राम बनाए ही कर लोगे। राइजिंग, फॉलिंग, मैक्सिमम, नेगेटिव। हाँ जी, टोटल प्रोडक्ट जहां मैक्सिमम होगा, टोटल प्रोडक्ट जहां मैक्सिमम होगा उसी में ही मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? दैट मीन्स 0, ठीक। तो यही है, दैट इज जहां MP 0 वहां TP मैक्सिमम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन इज और आर ट्रू अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रॉपर, दैट इज परफेक्टली
कॉम्पिटिटिव फर्म्स व्हेन प्रॉफिट इज पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पूछ रहा है वो एक्चुअली, ठीक है। तो इसको भी डायग्राम से समझते हैं, फिर आप एक एक करके जो भी आंसर है वो आप कमेंट करिएगा। और देखो इसमें हम लोग, ये है हमारा एम आर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, ये सब एक दूसरे के बराबर रहते हैं। अब ये कह रहा है कि कंडीशन कौन सी है। देखो मार्जिनल कॉस्ट पहले डाउनवर्ड जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर इसके बाद ये इंटरसेक्ट करती है मार्जिनल कॉस्ट। देखो सबसे पहली कंडीशन ये है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। एम आर और एम सी बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे हो रहे हैं, क्यू और क्यू वन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, ठीक है, दोनों पे हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है, ये याद रखना, फ्रॉम बिलो। एम सी एम आर को बिलो से कट करेगी, देखो यहाँ अबव से कट कर रही है, लेकिन यहाँ बिलो से कट कर रही है। हाँ जी, बिलो से कट कर रही है, सो दैट मीन्स हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन Q1 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन एक और है, जब प्राइस, और इसको हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस हमारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन। तो हमारे पास एमसी इज डाउनवर्ड स्लोप्ड, तो प्रॉफिट डाउनवर्ड नहीं, एमसी इज अपवर्ड स्लोप, तो ये भी गलत होगी। राइजिंग होना चाहिए एमसी उस समय इक्विलिब्रियम के टाइम, एंड प्राइस ग्रेटर होना चाहिए, ये भी सही है। देन ए एंड सी इज करेक्ट, सो बी दैट इज सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस, टाइम तो लगा है इन 25 क्वेश्चंस में, बट आपके कितने क्वेश्चन सही बने, ठीक है। आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आप अपने लेवल पे इवेलुएट करिए, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट भी करिएगा। चलिए बैचेस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, बाकी हम लोग जो भी टाइम है हमारे पास जबरदस्त मेहनत करेंगे ताकि आउटपुट मैक्सिमम निकले, आप लोगों की हेल्प हो। यूट्यूब पे हम लोग आते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशंस लेके। चलिए ये पार्ट 1 था, मिलते हैं आपको पार्ट 2 के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।